तो एक बार फिर हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर ने संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। इस बार प्रश्न उल्टा करके पूछ लिया गया, नाम दे दिया और पूछ लिया किस फील्ड में जीता इन्होंने। तो आंसर होगा भौतिकी में, फिजिक्स का। तो इन तीनों को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या नाम है इनके? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर। तो उन्होंने उलझे हुए फोटोनों के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए यह पुरस्कार जीता है। सिंपल से अगर एक लाइन में आप बोलोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए उन्होंने फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता है 2022 का। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर माधव हाड़ा को। तो अभी लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा को 2015 में आई उनकी पुस्तक पचरंग चोला पहर सखी री, उसके लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहारी पुरस्कार की बात करेंगे तो प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी लाल के नाम पर यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में एक लेखक के द्वारा पिछले 10 सालों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसकी स्थापना 1991 में की थी किसने? के बिरला फाउंडेशन ने। आप जानते हो अभी 31वां व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर असगर वजाहत को महाबली के लिए, और 31वां सरस्वती सम्मान मिला था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था दया प्रकाश सिन्हा को, और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को। साथ में आपको याद होगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे मिला? नीलमणि फूकन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था दामोदर मावजो को। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको भी। बढ़ते आगे, बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक लाल को। तो भारतीय मूल के नागरिक हैं ये डॉक्टर विवेक लाल, जो कि जनरल एटॉमिक्स के सीईओ हैं। अभी उनको अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें उनके बेहतर कार्यों के लिए ये सम्मान मिला है। आप जानते हो सृष्टि बख्शी के बारे में, भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता है, अभी चेंज मेकर पुरस्कार जीता इन्होंने। और भारतीय लेखिका और कवयित्री हैं ये मीना कंदा स्वामी, इन्होंने अभी हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता। और तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं तनिकेला भरणी, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता। तो ये नाम भी अभी चर्चा में थे, याद रखना। बढ़ते आगे, फिर आप बताइए अभी हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अनिल अग्रवाल को। तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने अपने 15वें वार्षिक समारोह में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसी तरह से प्रोफेसर कौशिक राजशेखर का नाम आपको याद होगा, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता था। और केपी कुमारन ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं, इन्हें अभी केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार मिला था जिसको क्या बोलते हैं? जेसी डैनियल पुरस्कार। और तनुजा नेसारी का नाम भी सुना होगा आपने। ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसारी को अभी आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो किया था। कनाडा से आपको याद आएगा अभी कनाडा ने अपनी एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा। आपको याद है अभी 65 नंबर की राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था, कनाडा के हैलिफैक्स में। और आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले थे तो कतर दोहा में हो जाएंगे इस बार। 2026 वाले कहाँ पे होंगे? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। और अभी एक US कनाडाई लेखिका का नाम न्यूज में था, उनका नाम है रूथ ओजेकी। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इन्होंने अपने नॉवेल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता था। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कैरोलिन बर्टोजिक, मॉर्टन मेल्डॉल और बेरी शार्पलेस, इन्हें संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और इन तीनों के नाम क्या है? कैरोलिन बर्टोजिक ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, मॉर्टन मेल्डाल ये डेनमार्क से हैं, और बेरी शार्पलेस ये भी अमेरिकी हैं। और इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला है 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। इन्हें ये पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री
और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। अच्छा, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है बैरी शार्पलेस का। इनका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। क्यों याद रखना है भाई? क्योंकि इन्हें दूसरी बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। इससे पहले इन्हें 2001 में मिला था। और इस तरह से आप देखोगे कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये कौन से व्यक्ति बन गए, तो 5वें व्यक्ति बन गए हैं। मतलब अभी तक जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, कब से शुरुआत हुई थी? 1901 से, और अभी 2022 आ गया। केवल 5 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब आप देख लो इनका नाम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना? तो याद रखना है। क्या नाम है? बैरी शार्पलेस। और नाम भी सिंपल है, बैरी पिया शार्पलेस हो गई या। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक फ्रेडरिक सेंगर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था। उन्हें 1958 में और 1980 में मिला था। तो अब 2 व्यक्ति बन गए हैं ऐसे जिन्हें केमिस्ट्री का 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो वो और एक ये बेरी पिया। अब मैंने आपको बोला है कि 5 ऐसे व्यक्ति हैं, तो एक बार मैं उनके नाम आपको बता देता हूं, ताकि आपके दिलो दिमाग में उथल पुथल नहीं मचेगी कि वो 5 ऐसे कौन से व्यक्ति हैं। तो एक है मैडम क्यूरी, उन्हें एक बार फिजिक्स का एक बार केमिस्ट्री का मिला। एक है जॉन बार्डेन, उन्हें एक बार फिजिक्स का और दूसरी बार भी फिजिक्स का मिला। यानी कि फिजिक्स में 2 बार पाने वाले वो एकमात्र व्यक्ति है। एक हमने कहा फ्रेडरिक सेंगर, जिन्हें 2 बार केमिस्ट्री का मिला, और अब ये बेरी पिया बन गए कौन? जिन्हें 2 बार केमिस्ट्री का मिला। एक लिनस पॉलिंग है, जिन्हें एक बार केमिस्ट्री और एक बार शांति का मिला था। अगर मैं आपसे पूछूं अभी मेडिसिन का किसको मिला? स्वांते पाबे को मिला। फिजिक्स का 3 लोगों को मिला था, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा युनकिंग टैंग को। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 ये युनकिंग टैंग को दिया जाएगा। और कौन है ये टैंग? ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएस की सहायक प्रोफेसर है। वैसे ये चाइनीज है, मतलब चाइना से हैं। और इनको ये जो अवार्ड है ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। ये पुरस्कार षणमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे शस्त्र, उसके द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था। इसमें $10,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार हर साल 32 साल या उससे कम उम्र के व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि 32 साल में रामानुजन की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए आप जानते हो अभी 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला? माधव हाड़ा को। और आपको याद होगा भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं सृष्टि बख्शी, जिनको चेंज मेकर अवार्ड मिला था। और अभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया था, और उन 4 में एक भारतीय यही है, डॉक्टर राधिका बत्रा। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि अभी भारतीय गणितज्ञ है रामानुजन, वे सबसे बड़े गणितज्ञ थे हमारे। तो 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर होगा डॉक्टर नीना गुप्ता को। ये भी याद रखना। और यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022। ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में किसे अमेरिकन भूभौतिकीय संघ यानी कि जियोफिजिकल यूनियंस का 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रॉक्सी मैथ्यू कॉल को। तो पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी के वैज्ञानिक हैं रॉक्सी मैथ्यू कॉल, जिनको अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। तो रॉक्सी मैथ्यू कॉल को पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान में उनके उत्कृष्ट शोध के लिए, उत्कृष्ट रिसर्च के लिए चुना गया है। और इस पदक का नाम एक विशिष्ट भूभौतिकीविद प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के विविध क्षेत्रों में काम किया है। आपको सुएला ब्रेवरमैन का नाम याद होगा। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव बनी है अभी, और पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में इनको चुना गया था। एक रूथ ओजेकी, यूएस कनाडाई लेखिका हैं रूथ ओजेकी। उन्हें अभी उनकी बुक द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन मिला। और डेजी रॉकवेल एक भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि।
अभी उनको और डेजी रॉकवेल को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला टॉम ऑफ सेंड नाम की बुक के लिए। ये बुक तो वैसे गीतांजलि की है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, इसलिए उनको भी ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा एंजेला मर्केल। तो आप जानते हो जर्मनी की पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता है। उन्हें 2015 और 2016 में जर्मनी में 1.2 मिलियन से ज़्यादा शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत करने के लिए ये सम्मान दिया गया। तो हर साल दिया जाने वाला ये नानसेन पुरस्कार 1954 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहले उच्चायुक्त फ्रिडजॉफ नानसेन के सम्मान में दिया जाता है। अच्छा, एंजेला मर्केल से आपको याद आएगा, अभी कुछ समय पहले इनको एक और अवार्ड मिला था, 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार। याद आया आपको? हमने कहा ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वर्तमान में कौन है जर्मनी के चांसलर? ओलाफ स्कॉल्ज हैं। आपको याद है जर्मनी 2022 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। बाकी मरीना तबस्सुम का नाम न्यूज में था। लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली ये पहली दक्षिण एशियाई बनी थी। और कनाडाई जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि मेरिना व्याजोवस्का, ये यूक्रेन की गणितज्ञ हैं मेरिना व्याजोवस्का, इन्हें प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 मिला था। तो ये नाम भी न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी किसने 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा एनी एर्नो ने। फ्रांसीसी लेखिका है एनी एर्नो, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीता है इस बार का। उन्होंने कहा कि लेखन एक राजनीतिक कला है जो सामाजिक असमानताओं को लेकर हमारी आंखें खोलती है। अच्छा, ये तो 2022 का हो गया। हम पूछें अगर 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुरना ने। और आपको याद होगा भारत का पहला नोबेल पुरस्कार हमें साहित्य में ही मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी लेकर के आए थे 1913 में गीतांजलि के लिए। अब आपको बताना है भारत ने आखिरी बार जो नोबेल पुरस्कार जीता था किस क्षेत्र में जीता था और किसने जीता था, ये बताओ आप। और अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की, तो हिंदी का मिला था दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी का नमिता गोखले को मिला था। और इस साल आपको याद होगा नोबेल के साहित्य पुरस्कार निकाय की पहली महिला प्रमुख का निधन भी हो गया। उनका नाम था सारा डेनियस। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपने सुना है? भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। तो अभी 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 56वां मिला है नीलमणि फूकन को और 57वां मिला है दामोदर माउजो को। बाकी आप जानते हो नोबेल पुरस्कार ये किसके नाम पे दिए जाते हैं? जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। 6 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। और इसमें खास बात क्या है, जो पीस यानी कि शांति का है वो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, पहली बार 1901 में दिया गया था। और इकोनॉमिक्स का ये दिया गया था पहली बार 1968 में। अच्छा, अभी तो इन सबके नामों की घोषणा की जा रही है, इनको दिए कब जाएंगे? तो वो भी याद रखना 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि इस दिन पुण्यतिथि होती है अल्फ्रेड नोबेल की। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मलाला यूसुफजई के नाम है। 17 साल की उम्र में मिला था उनको शांति का नोबेल पुरस्कार। वहीं उल्टा पूछ लें कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा जॉन बी गुडएनफ। चलो बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में गेल के सीएमडी कौन बन गए? गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता। तो अभी संदीप कुमार गुप्ता को देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल का सीएमडी बनाया गया है। पद ग्रहण कर लिया उन्होंने अभी। वे किनका स्थान ले रहे हैं? मनोज जैन की जगह ले रहे हैं। गेल महारत्न कंपनी है, स्थापना होती है 1984 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा।
आप जानते हो भी ऑयल इंडिया के चेयरमैन कौन बने थे? रंजीत रथ। और एचपीसीएल के सीएमडी बने थे पुष्प कुमार जोशी। अभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? राजेंद्र कुमार। तो ये नाम भी न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, अभी चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, इन्होंने एक्टर पंकज त्रिपाठी, इनको चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है। पंकज त्रिपाठी इससे पहले ये बिहार राज्य के स्टेट आइकॉन भी रह चुके हैं और कुछ समय पहले ये फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी ये कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आप जानते हो अभी हमारे नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने? कल परसों ही पढ़ा इनके बारे में, अजय भादु। मुख्य चुनाव आयुक्त तो आप जानते ही हो राजीव कुमार हैं, लेकिन अगर पूछे कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे मनाते हो। वैसे 25 जनवरी को एक और डे होता है। चलो आप बताओ कौन सा डे होता है 25 जनवरी को? और अगर पूछे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? वीएस रमा देवी। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ललित भसीन को। तो अभी ललित भसीन को इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इस तरह से ललित भसीन ये इंडियन अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 54वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। अभी रेलटेल के सीएमडी बने थे कौन? संजय कुमार। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल कौन बने? डॉक्टर राजीव बहल। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और अभी सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। यहाँ पे सीएसआईआर का मतलब क्या हो गया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में किस भारतवंशी को WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक मूर्ति को। अच्छा, आपने डॉक्टर विवेक मूर्ति का नाम जरूर सुना होगा। हमने पिछले साल पढ़ा था इनके बारे में कि भारतीय अमेरिकी है डॉक्टर विवेक मूर्ति, जिनको सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया जो बाइडेन के द्वारा। पढ़ा था। और अभी एक बार फिर से उनका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में यूएसए का प्रतिनिधि बनाया गया है जो बाइडेन के द्वारा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे की गई? बाकी आप जानते हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। अच्छा, वैसे अमेरिका की विदेश मंत्री का नाम क्या है? ये भी बताओ आप कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने एक जैसे लिखे आपको कंफ्यूज करने के लिए, डॉक्टर विवेक मूर्ति और डॉक्टर विवेक लाल। तो विवेक मूर्ति के बारे में तो हमने पढ़ लिया और अभी डॉक्टर विवेक लाल के बारे में एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा है। भारतीय अमेरिकी हैं ये डॉक्टर विवेक लाल, जिनको अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था, अभी याद है आपको। और अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? इंदरमीत गिल बने। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड को तंबाकू कंट्रोल के लिए पुरस्कृत किया था। और मैंने अभी प्रश्न पूछा था आपसे कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? जामनगर में। और WHO ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था अभी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि ईरानी कप का खिताब अभी किसने जीता? तो आंसर होगा शेष भारत ने। तो अभी शेष भारत की टीम ने रिकॉर्ड 29वीं बार 29th टाइम्स ईरानी कप को जीत लिया है। और इस बार किसे हराया? सौराष्ट्र को। ईरानी कप का संबंध याद रखना किससे है? क्रिकेट से है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आपके प्रश्न एग्जाम में पूछ ले कि ईरानी कप का संबंध किससे है तो आपको यह भी याद होना चाहिए। इसी तरह से आपको याद होगा डूरंड कप, बताओ इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। इसको अभी जीता था बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। किसको हराया था? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को। और बताओ दुलीप ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है?
क्रिकेट से है। वेस्ट जोन ने जीत लिया साउथ जोन को हरा करके। अभी एशिया कप 2022 एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है, अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसको श्रीलंका ने जीत लिया पाकिस्तान को हरा करके। और रणजी, इसका संबंध तो आप जानते ही हो क्रिकेट से है, इसको अभी मध्य प्रदेश ने जीत लिया मुंबई को हरा करके। अभी आईपीएल हुए थे 2022 में, जो कि इसका 15वां संस्करण था, ये भारत में हुए थे। इसको गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, कुछ कप्स हो गए, वो आप याद रखना। जैसे कि एशिया कप पूछेंगे तो आंसर करोगे क्रिकेट। एक होता है सीके नायडू ट्रॉफी, इसका संबंध भी क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी हो गया, दुलीप ट्रॉफी हो गया, ईरानी कप हो गया, नेहरू कप हो गया, सहारा कप हो गया, या रानी झांसी ट्रॉफी। कुछ भी इनमें से आपसे पूछे तो आंसर क्या करना है, इनका सबका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ये आप जरूर याद रखना। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं। अभी संतोष ट्रॉफी जो कि इसका 75वां एडिशन था, उसको किसने जीता और किसको हरा करके जीता, ये बताओ। उसका संबंध किससे है ये भी बताओ। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताओ, अभी हाल ही में FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया, तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो FIBA वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप ये हुआ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, और इसे अमेरिका ने जीत लिया है। किसको हराया, चाइना को हराया। तो इस तरह से ये अमेरिका का लगातार चौथा और टोटल 11वां खिताब है। FIBA मतलब होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, स्थापना होती है 1932 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मिज स्विट्जरलैंड में। आपको याद है पिछले साल कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, उसको अर्जेंटीना ने जीता था ब्राजील को हरा करके। यूरो कप 2020 जो हुआ था, उसको किसने जीता था, इटली ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा, एक थॉमस कप और एक उबेर कप। इन दोनों का संबंध ये याद रख लो बैडमिंटन से है। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। आप बताओ थॉमस कप को इस बार किसने जीता, किसे हराया, और उसी तरह से उबेर कप के बारे में भी बताओ। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं आप में से कितनों को याद है। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में किसे FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा मुमताज खान को। तो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसने इस साल का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर यानी कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना है, तो महिलाओं में तो चुना है मुमताज खान को, और पुरुषों में चुना है टिमोथी क्लेमेट को। ये फ्रांस के हॉकी प्लेयर हैं। वहीं अगर बात करें पिछली बार यानी कि 2020-21 में, तो शर्मिला देवी को चुना गया था। इस बार मुमताज खान को चुना गया है भारत से। और हमारी एक हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी की पहली महिला प्लेयर हैं ये जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और हॉकी से याद होगा, अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, दिलीप तिर्की बने। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा भारत ने। इसमें पोलैंड को हराया था भारत ने। ये हुए कहाँ पे थे, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। याद रखना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में ही है। और आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। किसको हराया था, जर्मनी को। और अभी फुटबॉल में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब महिलाओं में जीता था मनीषा कल्याण ने, और पुरुषों में सुनील छेत्री विजेता रहे थे, और पुरुषों में सुनील छेत्री ने जीता था। और आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, उड़ीसा में। उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। उसी तरह से पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस ये किस दिन मनाया गया, तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो भारत में नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है, रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पेंशन प्रणाली के महत्व को आम लोगों के बीच और अधिक उजागर करना। और कौन मनाता है इसे, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, एक प्रश्न मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, ये आपका होमवर्क प्रश्न समझो आप,
कि किस राज्य सरकार ने अभी गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है? इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है कि अभी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 से लेके 10 अक्टूबर तक। तो हर साल 4 से लेके 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक अंतरिक्ष कार्यक्रम है और इस बार की थीम क्या है? अंतरिक्ष और स्थिरता, यानी कि स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट इसको लॉन्च किया गया था और 10 अक्टूबर 1967 को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग की घोषणा की गई थी। इसीलिए ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बीच में ये सप्ताह मनाया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा अभी अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड किनके नाम था जिनका अभी डेथ हो गया? तो आंसर होगा वॉलेरी पोलाकोव। ये यूएसएसआर से थे। उनके नाम में अंतरिक्ष में 437 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड था। और इसी तरह से आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो आंसर होगा नोरा अल मतरूशी। चलो बताओ, अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इनका नाम भी न्यूज में था, निधन हो गया इनका, एलेक्सी लियोनोव। आपको याद है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूएसएसआर के एक व्यक्ति थे यूरी गागरिन। इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक नाम के अंतरिक्ष यान से पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी और इस तरह से वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे यूरी गागरिन। और भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान मिशन है। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? तो आंसर होगा सरिता बांदला। पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स और तीसरी ये सरिता बांदला। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अक्टूबर को। तो दुनिया भर में जानवरों के कल्याण मानकों में सुधार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने विश्व कृषि पशु दिवस के रूप में मनाया था, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल के रूप में। और अभी हम वर्ल्ड एनिमल डे मना रहे हैं 4 अक्टूबर को। अच्छा, पशुओं से संबंधित 2-3 डे और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप ये तो जानते ही हो, एक विश्व शेर दिवस होता है, लायन डे 10 अगस्त को। विश्व बाघ दिवस, टाइगर डे 29 जुलाई को होता है। एक विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस भी होता है, 24 अप्रैल को होता है। अच्छा, आपको याद है भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। और बताओ, देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ पे बनेगा? मेरठ में। और आपको याद हो तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये किस राज्य में शुरू हुई? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली अभी कहाँ पे पकड़ी गई थी? अभी वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड भी जारी किया था। और वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? इक्वेडोर बना था। और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे शुरू हुई? असम के डिब्रूगढ़ में। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है विश्व शिक्षक दिवस, इसकी थीम क्या है? थीम पूछ ली, क्योंकि डे तो आप जानते ही हो कब मनाते हैं, जब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है? नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को। और हमने पढ़ा है जो वर्ल्ड टीचर डे होता है उसके 1 महीने बाद होता है, यानी कि 5 अक्टूबर को। अब इसकी थीम आपसे पूछ रहे हैं, तो थीम क्या होगी? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग्स विद टीचर्स। फिर बताइए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? तो आंसर होगा 2000 रुपए। तो अभी हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाले शुल्क के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा की है। तो एनपीसीआई ने कहा कि अब यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपए तक के लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मद्देनजर एप्लीकेशन के जरिए मौजूदा प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी। तो इस श्रेणी के लिए 2000 रुपए से कम और उसके बराबर की लेन देन राशि तक
जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो 0 होगी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये क्या होती है? तो एक व्यापारी के द्वारा अपने ग्राहकों से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान स्वीकार करने पर बैंक को भुगतान की जाने वाली जो लागत है उसे कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और 2000 रुपये तक ये 0 होगी। इसके अलावा आरबीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने को मंजूरी भी दे दी है, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने इंश्योर इंडिया अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान को शुरू किया। तो इस अभियान में कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए चैट शो, ऑन ग्राउंड गतिविधियां और वेबिनार आयोजित करेगी। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्थापना होती है सन 2000 में और इसके सीईओ कौन है? विभा पडलकर है। आपको याद होगा एलआईसी ने अभी जीवन बीमा योजना शुरू की थी जिसका नाम था बीमा रत्न। पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इसने लॉन्च किया था। और एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वॉल्ट प्रोग्राम इसने लॉन्च किया था। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में एनपीसीआई और किस देश के सेंट्रल बैंक ने रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा ओमान। तो अभी एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ओमान में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता किया। अच्छा, एक प्रश्न यहां से बनता है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था, ये आप बताओ। और आप जानते होंगे आरबीआई ने डिजिटल भुगतान से संबंधित 2 पहल शुरू की थी। एक है यूपीआई 123 पे जो फीचर फोन पर यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करता है, और दूसरा डिजी साथी है जो डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन है। मैंने आपसे पूछा अभी यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना था नेपाल। भारत के अलावा बात कर रहे हैं क्योंकि भारत ने तो दिया है ये सिस्टम। चलो फिर बताओ, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस नाम से महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हर स्टार्ट। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अहमदाबाद में महिला उद्यमियों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। ये प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों के नवाचार यानी कि उनके इनोवेशन और स्टार्टअप प्रयासों को बढ़ावा देगा और उन्हें विभिन्न सरकारी और निजी उद्यमों से जोड़ने में मदद करेगा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा? तो आंसर होगा फैजाबाद कैंट का नाम। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने को मंजूरी दे दी है। आपको याद है 2018 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। अच्छा, कैंट क्या है? ये कैंट क्या होता है? तो ये एक सैन्य या पुलिस क्वार्टर होता है। भारत में 62 अधिसूचित कैंट हैं। अभी आपको याद है अयोध्या में ही एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया, और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या करा गया था? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अच्छा, मुझे बताओ अभी वो कौन सी कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम बदल के वही पुराना वाला नाम रख दिया? यानी कि पहले नाम उसका अस्ताना था, फिर बदल के नूर सुल्तान कर दिया, अभी वापस अस्ताना कर दिया। कौन सी देश है वो? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। उसी तरह से इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को जकार्ता से बदल के नूसंतारा कर दिया। वहां पे नाम नहीं बदला, कैपिटल ही बदल डाली। अभी राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। आपको याद है अरुणाचल प्रदेश में किबीथू आर्मी कैंप का नाम बिपिन रावत जी के नाम पे रखा। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया था। अभी महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला कर दिया। उसी तरह से औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया था। अभी तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा है। अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। और अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। और क्रिकेट ग्राउंड से आपको याद आएगा इंग्लैंड का जो क्रिकेट ग्राउंड है एक, उसका नाम किसके नाम पे रखा था? अभी सुनील गावस्कर के नाम पे।
और वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। तो ये भी सारे पॉइंट आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 1 से लेकर 4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया। ये इसका 6वां संस्करण था और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत भी की। तो ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो तो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा एनी बेसेंट। वे 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वो आयरलैंड से थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू थी। ये हमारी पहली महिला गवर्नर भी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? विजय लक्ष्मी पंडित। इसके अलावा याद रखना कि 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2021 की मेजबानी पहली बार भारत ही करेगा, अभी नवंबर में, जिसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अब आप बताइए कि अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुरी में। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने उड़ीसा के पुरी में देश के राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया। तो इसका उद्देश्य है लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। ये तो दूसरा हो गया। पहला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान ऐसा पहला स्कूल है। और अब ये दूसरा बना है पुरी, उड़ीसा में। आपको याद होगा अभी धर्मेंद्र प्रधान ने ही स्केल नाम से एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। स्केल का मतलब हो गया स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। और अभी धर्मेंद्र प्रधान ने ही भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल मेटावर्स और भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को भी लॉन्च किया था। इसका नाम है पॉलीवर्सिटी। और धर्मेंद्र प्रधान ने ही एक बुक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इसको भी लॉन्च किया था, जिसको लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने ही 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का भी उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। और पुरी से याद होगा 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना है उड़ीसा का पुरी। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? श्रावस्ती जिले से। भारत के बाहर पहला IIT बनेगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय आपको मिलेगा अमेरिका में। चलो बताओ, वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा गति शक्ति यूनिवर्सिटी। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी कौन सा देश 2021-22 में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है? तो आंसर होगा भारत। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। तो सीजन 2021-22 में देश में 5,000 लाख मैट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। और भारत ने वर्तमान चीनी सीजन के दौरान चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। आप जानते हो दुनिया में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा देश को। और भारत में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अभी उत्तर प्रदेश ने ही पंचामृत योजना भी शुरू की थी गन्ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। बताओ भारत का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पूर्णिया, बिहार में। और अभी गन्ने के रस को किस देश ने पेय रस के रूप में घोषित किया था? राष्ट्र पेय रस के रूप में। तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा और उस विकल्प को नाम दिया जाइलिटोल? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखना। इसके साथ बढ़ते आगे।